Holy shit. Holy shit. Oh my god. नमस्कार दोस्तों। आज है 28 दिसंबर और जो आज के करंट अफेयर टॉपिक रहेंगे उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे डार्क पैटर्न्स के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फ्रीजिंग कोरल्स और देन बॉम्ब साइकिल और जो लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा वीर बाल दिवस। तो ये सब आज के क्लास के टॉपिक रहने वाले हैं जिनको अभी हम कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है डार्क पैटर्न्स। Recently, an increase in the case of dark patterns or deceptive patterns have been noted, where internet-based companies have been tracking user into agreeing to certain condition or clicking a few links. Such acceptance and click are flooded inboxes of the user with promotional emails they never wanted and make it hard to unsubscribe and request deletion. तो यहाँ पे क्या बोला गया है ना, कभी कभी देखो आप सबने ये प्रॉब्लम फेस की होगी। जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे ना आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाती हैं कि आपको ये क्लिक करो तब आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, इस तरह के कुछ पॉपअप्स निकल के आते हैं। ये यहाँ पे आ गए ये साइट ट्रस्ट एंड आई एग्री दिस एंड दैट। तो क्या है ना, उनका काम क्या होता है, बस आपको उलझाना होता है। ठीक है, वो ट्रिक करके आपको जितने भी इनके अनवांटेड प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर आपको इन्वॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद से क्या करते हैं ना, आपसे चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर आपसे इन्फॉर्मेशन मांगने लग जाएंगे आपके बारे में और आपकी क्रेडिट डिटेल्स जितनी भी है वो आपसे निकलवाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आप इन क्लिक्स को ओके करोगे, इनको परमिशन दोगे, उसके बाद से आपके ईमेल्स के ऊपर है ना, आपने देखे होंगे कि बहुत सारे प्रमोशनल ईमेल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे कि इतना परसेंट ऑफ हो गया, तो आपको ये स्कीम मिल रही है, दिस एंड दैट, है ना। और आप उनको अनसब्सक्राइब करते हो तो भी वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कई बार तो अनसब्सक्राइब भी नहीं कर पाते और कई बार तो ये ऑप्शन आपको मिलता भी नहीं। तो इन सब चीज़ों को, इन पैटर्न्स को बोलते हैं किसी को उलझा के गलत तरीके से इन्वॉल्व करना किसी चीज़ में। तो इन पैटर्न्स को बोलते हैं डार्क पैटर्न्स। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसे ही छोटी मोटी वेबसाइट करती हो, नहीं, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी करती हैं। डार्क पैटर्न्स आर अनएथिकल यूआई और यूएक्स। यूआई मतलब यूज़र इंटरफेस, जैसे आप वेबसाइट खोलोगे उसके बाद वो जो यूज़र का क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस जैसा रहता है, ये सब अनएथिकल है। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, काफ़ी आपके एथिक्स के खिलाफ है। कोई भी कंपनी अगर काम करती है तो किसी को ऐसे मिसलीड करके अपनी ट्रिक्स में नहीं उलझा सकती। लेकिन फिर भी कंपनियां है ना, इनको प्लेटफॉर्म को ऐसे डिज़ाइन करती हैं कि उनका खुद का फ़ायदा हो जाए। बाय यूजिंग डार्क पैटर्न्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म टेक अवे अ यूजर्स राइट टू फुल इंफॉर्मेशन। तो ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म बना के इन पैटर्न्स के ऊपर ये एक तरह से जो है ना, हमारा जो खुद का जो राइट है, जो कि हमको फुल इंफॉर्मेशन ग्रांट करता है ना, तो उसका हनन ये करते हैं एक तरह से। ठीक है, और उसके बाद जो हम हमसे ये डिटेल्स चुराते हैं तो उससे हमारे एक राइट टू प्राइवेसी भी क्या हो जाता है, उसका भी उल्लंघन होता है। राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 21, ये याद रखना। फॉर एग्जाम्पल डार्क पैटर्न्स इंक्लूड बेसलेस काउंट डाउन ऑफ द ऑनलाइन डील्स। आपने देखा होगा ना, जैसे आप कोई वेबसाइट खोलोगे वहाँ पे काउंट डाउन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, कि 1 मिनट तक ये डील है, इतना 50% इसके ऊपर ऑफ रहेगा। तो इस तरह की बेसलेस काउंट डाउन स्टार्ट हो जाते हैं कि आप जल्दी से क्या करोगे, उस पर क्लिक करोगे, उस चीज़ को बाई करने की कोशिश करोगे, तो वो एक तरह से आपको लुभाते हैं, है ना। तो उन्हीं चीज़ों के ऊपर उन्हीं चीज़ों से बचने के लिए ये टॉपिक अभी हम कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है ना, कंडीशन इन फाइन प्रिंट दैट ऐड ऑन द कॉस्ट मेकिंग कैंसलेशन बटन हार्ड टू सी। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, ये उन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे जो ये आपसे करवाना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। जैसे कि आप कोई किसी भी कंपनी का कोई अकाउंट डिलीट कर रहे हो, ठीक है, डीएक्टिवेट कर रहे हो, तो यहाँ पे देखो इसको बिल्कुल हाईलाइट नहीं कर रखा आपकी नज़रों से बचाने के लिए। लेकिन जो चीज़ ये चाहते हैं कि नहीं, आप वापस जाइए, इसको डिलीट ना कीजिए, उसको कितने अच्छे से इन्होंने हाईलाइट कर रखा है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है ना कि आई डू वांट टू हियर अबाउट एक्सक्लूसिव ऑफर्स एंड डिस्काउंट। और यहाँ पे नो को इन्होंने क्या कर रखा है, कि भाई वो कर रखा है, मतलब इस यहाँ पे अच्छे से हाईलाइट नहीं कर रखा ताकि ये आपकी नज़रों से बच जाए और इंसान जल्दी जल्दी में इस पर क्लिक कर दे, जिससे है ना आपके पास ढेर सारे भर भर के इमेज
भेजना स्टार्ट कर देंगे। और ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे देखोगे अमेज़न भी ऐसा ही करती थी, बिग टेक फर्म जैसे कि एप्पल हो गया, अमेज़न, स्काई, फेसबुक, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये भर भर के आपके पास ऐसे ईमेल्स भेजते हैं जहाँ पे वेरियस फेक डील्स भी चलती रहते हैं। और अमेज़न भी, अमेज़न तो कुछ कम नहीं है, इतने आपके पास मेल्स आएंगे इनके, अगर एक बार आपने इनके जो पोर्टफोलियो उसको क्या कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया तो। फिर क्या है ना, अमेज़न को सुधारा किसने, यूरोपियन यूनियन ने। उन्होंने अमेज़न कम अंडर द फायर इन यूरोपियन यूनियन फॉर इट्स कंफ्यूजिंग मल्टी स्टेप कैंसिलिंग प्रोसेस इन अमेज़न प्राइम सब्सक्रिप्शन। जो भी लोग हैं ना अमेज़न प्राइम का सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना चाहते थे, तो जो स्टेप्स थे वो काफ़ी मुश्किल बना रखे थे इन्होंने, काफ़ी उलझाने वाले, तो बंदा कि भाई बीच में ही छोड़ के भाग जाए और बाद में उसको याद ना रहे, 2 महीने बाद फिर से वो ट्राई करे तो 2 महीने के फिर से पैसे कट जाए। तो इस चीज़ को जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने काउंटर किया और अमेज़न को पूरी प्रोसेस को काफ़ी आसान बनाना पड़ा, ठीक है, ईजियर वे में बनाना पड़ा जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको। तो यही सब चीज़ें हर एक कंपनी के साथ में चलती हैं। हार्म टू द यूज़र, हाँ ये तो है ही, देखो भाई इसका यूज़र के ऊपर क्या नुकसान बढ़ता है, बेफालतू के आपको कन्फ्यूजन करने वाले ईमेल्स आते हैं, ऊपर से कुछ ऐसे फेक प्रमोशन भी आ जाते हैं जहाँ पे आप फंस जाते हो, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, आपकी डिटेल्स ले ली जाती है जिससे आपके अकाउंट से पैसे काटते रहते हैं। और फिर आपको पता होगा कुछ स्कीम्स ऐसी चलती हैं कि 7 डे का ट्रायल हो गया, 4 डे का ट्रायल हो गया, वो लुभाती है आपको, और फिर एक सर्टन टाइम के बाद में आप उनको भूल जाओगे और वो जैसे ही 7 दिन पूरे होंगे चुपके से पैसे काट लेंगे विदाउट इन्फॉर्मिंग यू। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रीजिंग कोरल्स का। अभी रिसेंटली क्या हुआ ना, वाइल वर्किंग ऑन ऑस्ट्रेलियाज ग्रेट बैरियर रीफ, साइंटिस्ट हैव सक्सेसफुली ट्राइल्ड अ न्यू मेथड फॉर फ्रीजिंग एंड स्टोरिंग कोरल रीफ इन देयर फर्स्ट ट्रायल। तो ये है ना, ये जो कोरल रीफ दिख रही है ना आपको अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव कलर्स में, कितने कलरफुल है ना ये, तो ये बेसिकली होती है समुंदर में, और इनको समुंदर का रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, जितनी भी फिशीज़ हैं उनको खाना भी प्रोवाइड करती हैं, तो एक तरह से ये वर्षावन की तरह काम करते हैं समुंदर के अंदर, ओशियन के अंदर। लेकिन क्या है ना, अगर थोड़ा सा भी समुंदर के पानी में, ओशियन के पानी के अंदर स्लाइटली टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा ना, तो ये ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगी, काफ़ी सेंसिटिव होती है। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए साइंटिस्ट ने है ना एक नया मेथड ढूंढ लिया इनको बचाने के लिए, वो था फ्रीजिंग, फ्रीज करके इनको स्टोर करना। अब इसकी नीड क्या है कि आपको फ्रीज क्यों करना पड़े, एज राइजिंग ओशियन टेम्परेचर डिस्टेबलाइज द डेलिकेट इकोसिस्टम ऑफ कोरल्स, कि जो कोरल्स का जितना भी इकोसिस्टम है ना, टेम्परेचर बढ़ने के कारण ओशियन का वो है ना ख़त्म होना स्टार्ट हो गया है, जो कि काफ़ी चिंताजनक है। द ग्रेट बैरियर रीफ हैज़ सफर्ड 4 ब्लीचिंग इवेंट्स इन लास्ट 7 ईयर्स, लास्ट के 7 साल के अंदर 4 ऐसे ब्लीचिंग इवेंट्स झेल चुका है ग्रेट बैरियर रीफ। मतलब वहाँ की जितनी भी कोरल्स है ना, वो 7 बार, सॉरी 4 बार है ना ख़त्म हो चुकी है, एक तरह से उनके ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि पहली ब्लीचिंग हुई थी जब लानिना फिनोमेना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, वहाँ पे एकदम से ठंडा टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर एकदम से गर्म आ जाता है, तो उससे क्या है ना टेम्परेचर डिफरेंस एकदम से ज़्यादा से कम हो गया, कम से ज़्यादा हो गया, तो ये काफ़ी सेंसिटिव होती है, वैसे ही ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। साइंटिस्ट ने एक क्रायोमैस को भी डिज़ाइन किया है जो कर देता है फ्रीज कर देता है कोरल लार्वा को, है ना, एट द ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंस, AIMS के अंदर उन्होंने इस टेक्निक को ईजाद किया। व्हाट इज़ द मेथडोलॉजी ऑफ फ्रीजिंग कोरल्स, इसको फ्रीज करने की क्या मेथडोलॉजी है, वो है, पहली तो है क्रायोमैस। क्रायोमैस के अंदर क्या है, एक मैस होती है, मैस क्या होती है, एक तरह से जाल होता है, ठीक है, ये हो गया मैस हो गया एक, ये कोई स्टील की मैस है, और इसके ऊपर जितने भी ये कोरल लार्वा है ना उनको ऐसे क्या कर देंगे, बैठा देंगे, ठीक है, इस तरह से ये डिज़ाइन होती है। और ये ना काफ़ी लो टेम्परेचर रखती है उनका, करीबन करीबन -196 डिग्री, जो कि इनको हेल्प करती है बढ़ने में, रिस्टोर करने में। तो ये वहीं से क्या ना रिस्टोर होना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे ये बड़े हो जाएंगे ना, इनको वापस से इनकी जगह पे छोड़ दिया जाएगा, समुंदर के अंदर छोड़ दिया जाएगा, जहाँ पे ये अपनी कॉलोनी को फिर से बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई इनको स्टोर करके फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया जाए वाइल्ड के अंदर। व्हाट आर कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स है ना मरीन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं,
ठीक है, जिनके अंदर स्पाइंस नहीं होती। जैसे हमारे अंदर स्पाइन है ना, ये स्पाइनलेस है, इनके अंदर स्पाइन नहीं होती, इसी वजह से इनको इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। जिनके अंदर स्पाइन होती है उनको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स। यहाँ पे इन है तो मतलब इनके अंदर नहीं है। कौन सी फाइलम के अंदर आते हैं, ये एनिमल किंगडम के नाइडेरिया फाइलम के अंदर आते हैं। क्लास कौन सी होती है, एंथोजोआ। इतना डीप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। कोरल रीफ्स इज मेड अप ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म, यानी कि पॉलिप्स। पॉलिप्स से बने होते हैं और इनके अंदर जो माइक्रोस्कोपिक एल्गी होती है उनका क्या नाम होता है, जूएंथली। जूएंथली की वजह से ही ये इतने कलरफुल होते हैं। ठीक है, जूएंथली जो एल्गी है उसका क्या काम है, वो क्या करती है, वो करती है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से इनको खाना प्रोवाइड करती है। ठीक है, किसको, ये जो जितने भी पॉलिप्स हैं ना, सॉरी, जितने भी कोरल हैं, इनको वो खाना प्रोवाइड करेगी फोटोसिंथेसिस करके, और बदले में ये उसको जगह देते हैं अपने साथ रहने की। और उसी खाने से ये कोरल क्या करती है, इनका जो स्केलेटन है वो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट से, और उस स्केलेटन को उसी खाने से बढ़ाना स्टार्ट कर देती है। तो एक तरह से ये म्यूचुअल रिलेशनशिप के अंदर चलते हैं। ठीक है, इसी को म्यूचुअल रिलेशनशिप कहते हैं, कि भाई दोनों का फ़ायदा होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर अपना काम चलाते हैं। कोरल रीफ प्रोवाइड द जूएंथले विद द कंपाउंड नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। इन रिटर्न जूएंथले सप्लाई द कोरल विद ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। कि भाई जूएंथली कोरल्स को क्या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं जो फोटोसिंथेसिस के काम आता है। लाइक कार्बोहाइड्रेट हो गया, जिसको यूटिलाइज करके पॉलिफ क्या सिंथेसाइज करती है, कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन, जिसके अंदर ये जिससे ये बढ़ते रहते हैं। ठीक है, उन्हीं जो ये स्केलेटन है उसी के ऊपर बाद में ये चिपक जाते हैं, पूरा कवर कर लेते हैं उसको। इन एडिशन टू द प्रोवाइडिंग कोरल विद एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जूएंथले आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिक एंड ब्यूटीफुल कलर ऑफ द कोरल्स। कोरल रीफ के अंदर जितने भी रंग बिरंगे हैं ना, ये दिख रहे हैं, कोई लाल, पीला, हरा, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस एल्गी की वजह से यही इसको रंग प्रोवाइड करती है। देर आर टू टाइप्स ऑफ कोरल्स। पहली तो होती है हार्ड और सैलो वाटर के अंदर रहती हैं, जो कि काइंड दैट बिल्ड रीफ्स, यही रीफ बनाती हैं। दूसरी होती है सॉफ्ट कोरल और डीप वाटर कोरल्स, जो कि डार्क एरिया के अंदर रहती है, काफ़ी ठंडे पानी के अंदर। सिग्निफिकेंस की बात करें तो 25% जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है इन्हीं की वजह से बनी हुई है। द मरीन लाइफ सपोर्टेड बाई रीफ फर्दर फ्यूल द ग्लोबल फिशिंग इंडस्ट्रीज। जहाँ पे ये होंगी वहाँ पे मछलियाँ बड़ी भरमार रूप से रहती है, क्योंकि उनको छुपने के लिए इनके अंदर जगह भी मिल जाती है। बिसाइड कोरल रीफ सिस्टम जनरेट 2.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर इन एनुअल इकोनॉमिक वैल्यू थ्रू गुड्स एंड सर्विस ट्रेड एंड टूरिज्म। जो लोग इनको देखने आते हैं, देखो हर एक जगह पे नहीं मिलती हैं ये, जो लोग इनको देखने आते हैं, आपने देखा होगा स्कूबा डाइविंग करते हैं लोग, तो इनको दिखाते हैं काफ़ी, तो लोग काफ़ी अट्रैक्ट भी होते हैं इनकी तरफ। व्हाट इज़ ग्रेट बैरियर रीफ, ये वर्ल्ड की मोस्ट एक्सटेंसिव और स्पेक्टेकुलर कोरल रीफ इकोसिस्टम है, जहाँ पे 2900 इंडिविजुअल रीफ है 900 आइलैंड्स के अंदर। दिस रीफ इज़ लोकेटेड इन कोरल सी, जो कि नॉर्थ ईस्ट कोस्ट के ऊपर है, ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। इट कैन बी सीन फ्रॉम द आउटर स्पेस, इतनी बड़ी है कि आउटर स्पेस से भी इजीली दिख सकती है, और वर्ल्ड की बिगेस्ट सिंगल स्ट्रक्चर मेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसको सेलेक्ट किया गया था 1981 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में। नेक्स्ट टॉपिक है बॉम्ब साइक्लोन। रिसेंटली बॉम्ब साइक्लोन हिट द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। यूएस और कनाडा को इसने हिट किया, जी ये जो एरिया आप देख रहे होगे यहाँ पे यूएस और कनाडा है ना, तो उसको हिट किया है, जिसकी वजह से काफ़ी रोड एक्सीडेंट भी हुए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी डेथ भी हुई है। मोर देन 30 पीपल्स इसके अंदर उनकी डेथ हो चुकी है। जो स्टार्टिंग में मैंने एक छोटी सी क्लिप डाली थी, अगर उस पर कॉपीराइट नहीं आया होगा तो आपने देख ली होगी वो, तो वो इसी की है। ठीक है, बॉम्ब साइक्लोन की ही है वो। What is the bomb cyclone? A bomb cyclone is the largest intense mid-latitude storm that have low pressure at the center. इसके अंदर क्या है ना, सेंटर के अंदर तो लो प्रेशर होता है, और आउटर साइड में क्या होता है, हैवी प्रेशर होता है। रीजन क्या है फॉर्मेशन के, देखो लो प्रेशर एयर जो कि काफ़ी गर्म होती है, ये मीट करती है हाई प्रेशर मास से, ठीक है, जो कि कोल्ड एयर होती है। उसकी वजह से प्रेशर लो टू हाई बढ़ जाता है, और ये अपना स्टॉर्म की शेप लेना स्टार्ट कर देता है। और ये देख सकते हो आप गाड़ियों को कितने ऊपर तक इन्होंने यहाँ पे स्नो जमा कर दी है। हाउ डज ए बॉम्ब साइक्लोन डिफर फ्रॉम ए हुरिकेन।
हुरिकेन टेंड टू फॉर्म ए ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया के अंदर बेसिकली होता है जहाँ जिसको पावर मिलती है वार्म सी से। फॉर दिस रीजन दे आर मोस्ट कॉमन इन समर और अर्ली फॉल व्हेन द सी वाटर इज़ वार्मेस्ट। जब वो पानी गर्म होता है यानी कि समर के टाइम पे ही हुरिकेन्स आते हैं। और अभी चल रहा है विंटर्स, तो विंटर्स के अंदर इस तरह के साइक्लोन आते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बॉम्ब साइक्लोन। बॉम्ब साइक्लोन जनरली ओकर ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ्स, ठीक है, बिकॉज साइक्लोन ओकर ड्यू टू द कोल्ड एंड वार्म एयर मीटिंग। जैसे ही ठंडी और गर्म हवा का मिलन होता है उस टाइम पे जो प्रेशर बिल्ड होता है उसकी वजह से ये साइक्लोन क्रिएट होते हैं। ड्यूरिंग द समर देयर इज जनरली नॉट मच कोल्ड एयर across the atmosphere. This means that bomb cyclone is much likely to occur। कि इस वजह से देखो गर्मियों में क्या है ना, ठंडी एयर तो मिलेगी नहीं, चांस ही नहीं है ना। उस वजह से ये उस टाइम पे नहीं होते हैं, बहुत रेयरली होते हैं। हुरिकेन्स फॉर्म इन ट्रॉपिकल वाटर वेयर बॉम्ब साइक्लोन फॉर्म occur the northwestern Atlantic, northwestern Pacific and sometime in Mediterranean Sea। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वीर बाल दिवस। ठीक है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 26 दिसंबर के दिन। और अब की बार इसको कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली के अंदर। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड इन अ हिस्टोरिक प्रोग्राम मेकिंग वीर बाल दिवस एट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इन न्यू दिल्ली ऑन 9 जनवरी 2022। 9 जनवरी 2022 के दिन द डे ऑफ प्रकाश पूर्व ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड दैट 26 दिसंबर वुड बी ऑब्जर्व एज वीर बाल दिवस। तो 9 जनवरी के दिन ही ये अनाउंस किया गया था कि हर साल 26 जनवरी के दिन हम वीर बाल दिवस के रूप में इसको मनाएंगे, टू मार्क द मार्टियर्स ऑफ द सन ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह। जो गुरु गोविंद सिंह के जो दो लड़के थे, साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी, जो इन्होंने ये जो शहीद हुए थे उस दिन, तो उस रूप में इसको वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हु वॉज द साहिबजादा जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह? साहिबजादा जोरावर सिंह जिनकी उम्र 9 साल थी और साहिबजादा फतेह सिंह जिनकी उम्र कितनी थी? 7 साल, आर अमोंग द मोस्ट रिवर्स्ड मार्टियर्स इन द सिखिज्म। एक कम्बिनेशन ऑफ मुगल सोल्जर बिसाइड्स अनंतपुर साहिब। ठीक है, जो मुगल सोल्जर्स थे उन्होंने अटैक कर दिया था अनंतपुर साहिब पे ऑन द ऑर्डर ऑफ एम्परर औरंगजेब। औरंगजेब के ऑर्डर पे 1704 के अंदर अनंतपुर साहिब पे मुगल्स ने क्या कर लिया था? अटैक कर लिया था। और उस टाइम पे गुरु गोविंद सिंह के जो दो बेटे थे इनको पकड़ लिया गया था। तो मुस्लिम्स ने इनके सामने एक कंडीशन रखी कि भाई अगर आप, ठीक है, अगर आप अपने क्या कहते हैं मुस्लिम धर्म को, ठीक है, मुस्लिम धर्म को अपना लोगे, मतलब आप मुस्लिम बन जाओगे, तो हम आपको यहाँ से जाने देंगे ज़िंदा। लेकिन दोनों के दोनों बच्चों ने क्या है ना इस चीज़ को मानने से मना कर दिया और इन्होंने क्या है ना मौत को चुनना ज़्यादा ज़रूरी समझा कि भाई हम है ना अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे भले ही आप हमको मार दो। इस वजह से मुस्लिम्स और मुगल्स ने इन्होंने क्या किया, इनको जिंदा ही चिनवा दिया गया था। ठीक है, जिसकी वजह से उस दिन क्या है ना ये शहीद हो गए थे। दीज टू ग्रेट प्रेफर डेथ इंस्टेड ऑफ डेविएटिंग फ्रॉम द नोबल प्रिंसिपल ऑफ धर्म। कि भाई जो धर्म के जो नियम है, ठीक है, इन्होंने उसको नहीं तोड़ा बिल्कुल भी, मतलब अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया अपनी जान बचाने के लिए। इन्होंने खुशी खुशी अपनी क्या है ना अपनी जान को या फिर अपनी मौत को चुन लिया की बजाय अपने धर्म को बदलने के। हु वॉज द गुरु गोविंद सिंह? द लास्ट ऑफ द 10 सिख गुरुज, गुरु गोविंद सिंह वॉज बोर्न ऑन 22 दिसंबर 1660 इन पटना बिहार। पटना बिहार में 22 दिसंबर 1666 को जो 10वें और आखिरी सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनका जन्म हुआ था। His birth anniversary is based on the नानक शाही कैलेंडर। He became the Sikh Guru at the age of 9। 9 साल की उम्र में वो सिख गुरु बन गए थे फॉलोइंग द डिमाइस ऑफ हिज फादर गुरु तेग बहादुर द 9th सिख गुरु। जो 9वें जो गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उनकी डेथ के बाद ये जो 10वें सिख गुरु के रूप में निकल के आए थे। उस टाइम पे इनकी उम्र क्या थी? करीबन 9 साल। ठीक है, ही वॉज असैसिनेटेड इन 1708। अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की, इनके द्वारा क्या क्या कंट्रीब्यूशन किए गए थे। रिलीजन के अंदर की बात करें तो ही इज़ नोन फॉर हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द सिख रिलीजन।
कि भाई सिख रिलीजन के अंदर इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द टर्बन टू कवर द हेयर्स। जो पगड़ी बांधते उसका इसकी शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई थी। और ही आल्सो फाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ खालसा और द 5K। खालसा की शुरुआत और जो 5K है वो भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। 5K में क्या होती है? पहला तो केस यानी कि अनकट हेयर, भाई आप बाल कभी नहीं काट सकते। दूसरा कंघा, ठीक है, जो वुडन कॉम्ब होता है। फिर कड़ा, जो स्टील का जो ब्रेसलेट पहनते हैं। फिर एक किरपान, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डैगर। फिर कचेरा यानी कि जो शॉर्ट्स हम पहनते हैं वो, शॉर्ट ब्रीचेस। ये 5 ऐसी आर्टिकल्स थे, आर्टिकल ऑफ फेथ दैट ए खालसा मस्ट ऑलवेज अडोन, कि भाई जो खालसा हैं वो इन 5 आर्टिकल्स को हमेशा अपने साथ रखेंगे। ही आल्सो लेड डाउन मैनी अदर रूल्स फॉर द खालसा वॉरियर टू फॉलो लाइक एब्सटेनिंग फ्रॉम टबैको, कि भाई जो खालसा वॉरियर्स होंगे वो कभी भी तंबाकू या फिर अल्कोहल या फिर हलाल मीट इनको बिल्कुल भी नहीं छुएंगे। द खालसा वॉरियर was also duty bound to protect innocent people from persecution। तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि जो भी खालसा वॉरियर्स है ना, उनकी ये ड्यूटी रहेगी कि वो जो इनोसेंट और जितने भी इनोसेंट लोग हैं उनको बचाएंगे परसिक्यूशन से, कि भाई अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको बचाने की जिम्मेदारी इनकी थी। ही नेम्ड गुरु ग्रंथ साहिब, द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ खालसाज एंड सिख्स, एज द नेक्स्ट गुरु ऑफ द टू कम्युनिटीज़, कि सिख और जो खालसा की ये जो दो कम्युनिटीज़ है इनके जो नेक्स्ट गुरु होंगे वो कौन होंगे? गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि रिलीजियस टेक्स्ट है। मार्शियल की बात करें तो इन्होंने लड़ाई लड़ी मुगल्स के खिलाफ इन द बैटल ऑफ मुक्तसर इन 1705, इन द बैटल ऑफ अनंतपुर इन 1704। गुरुजी ने अपनी माँ और जो इनके दो छोटे बच्चे थे जिनके बारे में हमने अभी बात की, तो उनको खो दिया था। हिज एल्डेस्ट सन वाज आल्सो डाइड इन द बैटल, जो इनका बड़ा बेटा था वो भी लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गया था। लिटरेरी की बात करें तो हिज लिटरेरी कंट्रीब्यूशन इंक्लूड इन जाप साहेब, बेंती चौपाई, अमृत छवाई, एक्सेट्रा। ही आल्सो रोट जफरनामा विच वॉज अ लेटर टू मुगल एम्पर औरंगजेब। सो ये थी हमारी आज की क्लास। बताइएगा कैसी लगी, कोई कमी रही हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर देट। तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर कोई भी सुझाव सजेशन दे सकते हैं। और इस क्लास की PDF आपको मेरे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।